हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी जंक्शन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों से जोड़ करके पढ़ सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन ये किसी भी ना तो इंस्टीट्यूट से निकला हुआ है और ना ही किसी जुडिशियल डिसीजन से आया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल जस्टिस होता क्या है। तो जो प्राकृतिक न्याय एक सामान्य कानूनी अवधारणा है जो न्यायोचित, समान और निष्पक्ष न्याय वितरण पर जोर देती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जस्ट नेचुरली और लेक्स नेचुरल, ठीक है, इन शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह एक रोमन कानून का सिद्धांत है। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक न्याय या प्राकृतिक कानून। जो प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक कानून इन समानता के सिद्धांतों पर जोर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तीन प्रिंसिपल क्या हैं। तो इसके तीन प्रिंसिपल हैं। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब होता है दूसरे पक्ष को सुनो। दूसरा है निमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। और तीसरा है रीजन्ड डिसीजन, मतलब अगर कोई भी निर्णय दिया जाता है तो उसका तर्क, उसका कारण देना इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहला प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका अर्थ होता है दूसरे पक्ष को सुनो, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित किया जाता है तो उसके साथ ये निष्पक्षता होगी। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। तो पहला क्या है? प्रॉपर नोटिस मिलना, ठीक है। इसमें क्या है कि व्यक्ति को जब भी कोई मतलब उसके खिलाफ अगर कोई भी वाद संचित किया जा रहा है या फिर कोई केस फाइल किया जा रहा है तो उसको बताया जाना चाहिए स्पष्ट रूप से कि उसके खिलाफ क्या आरोप है। साथ ही उसको यह भी बताया जाना चाहिए कि उसको कब और कहां पर पेश होना है, ताकि वह जो है तैयारी कर सके अपने बचाव के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया ये अधिकार। दूसरा हो गया समय पर सुनवाई का अधिकार। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को अधिकार है कि उसका पक्ष जो है वो सही समय पर सुना जाए और निष्पक्ष तरीके से सुना जाए। अगर कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि इस सुनवाई कर रहे हैं तो उनको भी अपने फैसले में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको सुनवाई के साथ जो है अपना निर्णय देना चाहिए। तीसरी क्या बात है? अपनी बात रखने के लिए अधिवक्ता की मदद लेना। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपनी बात करने के लिए वकील की सहायता ले सकता है। अब हम कुछ केस देखने वाले हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम से संबंधित। तो पहला केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसका फैक्ट क्या था कि जो मेनका गांधी थी वो एक राजनेता थी और भारत सरकार ने उनको पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत एक पासपोर्ट जारी किया था। लेकिन कुछ समय बाद जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बिना कोई कारण बताए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। और जब मेनका गांधी ने सरकार से पूछा, मतलब है पासपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हित में जब्त किया गया है और वह कारण बताने की स्थिति में नहीं है, उन्हें कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला और न ही उनको कारण बताने का अधिकार मिला, ठीक है। भारत सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना सुनवाई रद्द कर दिया था और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि यह कार्रवाई जो है वो ऑडी अल्ट्रम पार्टम के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने से पहले उसे सुनना आवश्यक है। इसका क्या महत्व है? यह केस भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या का एक मील का पत्थर है। दूसरे केस की तरफ चलते हैं। रिज वर्सेस बॉल्डविन, यूके का केस है 1964 का। इसका क्या तथ्य था कि एक पुलिस ऑफिसर को बिना सुनवाई के बर्खास्त कर दिया गया। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या निर्णय दिया कि यह जो है, ये जो उसको सुनवाई के बिना बर्खास्त किया गया है, ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम का उल्लंघन है। इसका क्या महत्व रहा कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल जस्टिस को पुनर्स्थापित करने वाला ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल के बारे में, जो है निमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। इसका क्या अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो है वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अगर किसी जज या कोई प्राधिकारी है जिसका केस में कोई व्यक्तिगत हित हो तो वो निर्णय नहीं ले सकता। देखिए 1924 में इंग्लैंड के जो तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस थे, लॉर्ड हेवॉल्ट, इन्होंने क्या बोला कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, ठीक है।
केस देखते हैं हम। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इसका फैक्ट क्या था कि सेना के अधिकारी को कोर्ट मार्शल द्वारा सजा दी गई थी, लेकिन उस कोर्ट के सदस्य से उसका पहले से ही व्यक्तिगत झगड़ा था। तो अगर जो कोर्ट का कोई सदस्य है जो कोर्ट मार्शल में जो निर्णय दे रहा है, अगर पहले से कोई व्यक्तिगत झगड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्याय केवल किया जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिखाई भी देना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से किया गया है। और इसमें महत्व क्या था, इस केस में बायस के सिद्धांत को और मजबूत किया। बायस मतलब पक्षपात, ठीक है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है रीजन्ड डिसीजन। इसका क्या अर्थ होता है कि जब भी कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण में आ गया, जैसे कोई कोर्ट हो गया, जैसे कोई ट्राइब्यूनल या कोई अथॉरिटी किसी पक्ष के अगर किसी अधिकार या हित को प्रभावित करने वाला निर्णय लेता है तो उसे अपने निर्णय में तर्क और कारण देने होते हैं। अब देखते हैं कि रीजन डिसीजन जो है ये जरूरी क्यों है। तो पहला है न्याय का पारदर्शिता से पालन। तो क्या होता है कि जब भी कारण बताए जाते हैं तो यह दिखता है कि निर्णय जो है वो मनमाने तरीके से नहीं लिया गया है, और इससे क्या होता है, लोगों को भरोसा होता है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो निष्पक्ष है और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। दूसरा है अपील का अधिकार। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय या प्राधिकरण के निर्णय से असहमत है तो चुनौती देने के लिए उसको कारणों को जानना जरूरी है, तभी वो अपील कर सकता है। ठीक है, यदि निर्णय गलत हो तो दिए गए कारणों के आधार पर उस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर उसको लग रहा है कि उसके जो विरुद्ध निर्णय दिया गया है वो गलत है, तो वो अगर उसको कारण पता होंगे तो वो उस आधार पर वो अपील कर सकता है। ठीक है। तीसरा है न्यायपालिका की जवाबदेही। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाला प्राधिकरण अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। इससे क्या सुनिश्चित होता है कि जो व्यक्ति होगा अगर उसको पता रहेगा कि हाँ उसको अपना रीजन देना है तो वो कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और वो हर फैसले को विवेकपूर्ण तरीके से करेगा। ठीक है। फोर्थ है विश्वास की भावना। पक्षकारों को न्यायपालिका में भरोसा होता है कि उनके तर्कों को ध्यान से सुना और समझा गया है। केस देखते हैं क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मसूद अहमद खान 2010 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारण बताना प्राकृतिक न्याय का एक आवश्यक हिस्सा है। दूसरा केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल कपूर 1973 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताए दिए गए जो आदेश होते हैं वो आर्बिट्रेरी माने जा सकते हैं, मतलब वो मनमाना माने जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है वो भारत के संविधान से कैसे संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को परिभाषित नहीं किया गया है। निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली की अवधारणा के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन विचारों की उत्पत्ति मौलिक अधिकारों में हुई, मतलब कुछ जो इसकी हमें उत्पत्ति दिखती है वो मौलिक अधिकारों में दिखती है कि हाँ इस चीज को वहां पे अपनाया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो संविधान से नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति रोमन लॉ से हुई है। पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 में है। इसमें क्या बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ही है। दूसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। इसमें क्या है कि संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को शामिल किया है। ठीक है, न्यायपालिका ने इसमें जोड़ा है कि जो कानून की प्रक्रिया है उसका मतलब होता है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यानी बिना सुने किसी व्यक्ति को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण जो कि अनुच्छेद 22 में है। इसमें क्या है कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार शामिल है और व्यक्ति को पसंद के कानूनी व्यवसायी मतलब अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है, और इसमें गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी सुनवाई के अधिकार में शामिल है कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी प्रॉपर नोटिस मिलती है उसके अपने अधिकारों के बारे में कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है और उसको कानून मतलब उसको अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार मिलता है, अगर 24 घंटे के भीतर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होता है तभी उसको सुनवाई की जा सकती है। तो ये ऑडी अल्टरम पार्टम के एक सिद्धांत में आप इसको जोड़ सकते हैं कि अनुच्छेद 22 में भी ऐसी बात की गई है। फोर्थ क्या बात करता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद
50 में है ये। यह अनुच्छेद राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देती है। इससे सुनिश्चित होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सकती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। जब न्यायपालिका निष्पक्ष रहेगी तभी वो बिना किसी दबाव के अपना न्याय दे सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी गई है आर्टिकल 50 में कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी, ताकि वो अपना निर्णय जो है वो निष्पक्ष तरीके से सुना सके। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।